गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। देखिए, जब ट्रेन वगैरह से गुजरेंगे ना, तो रेलवे फाटक जो होता है, केबिन होता है, तो केबिन पर लिखा रहता है सतर्कता गई, दुर्घटना घटी। समझ? और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सजग मनुष्य का कभी विनाश नहीं होता। और जब ये कहा जा रहा है, देख लो गलत जगह बैठ गए हो, शैलेश के बगल में बैठते ना तो मोबाइल चला रहे हो, अच्छा कि क्या अब जो साइलेंट करो भाई उसको अनसाइलेंट करो। समझे? क्योंकि साइलेंट जो दिखता है वो साइलेंट होता नहीं है। समझे? और साइलेंट जो होता है रियल सेंस में कोई जरूरी नहीं है कि वो साइलेंट दिखे। समझे? तो एक सजग मनुष्य का कभी विनाश नहीं होता। और जब ये कहा जाता है कि सजग मनुष्य का कभी विनाश नहीं होता तो उसके रीजन, सजग मनुष्य जो है विनाश की आहटों को पहले पहचान लेता है। और विनाश की आहटों को पहले पहचानने का मतलब क्या होता, आप अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम बाय कर रहे हैं। जिस एक्स्ट्रा टाइम का इस्तेमाल या जिस एडिशनल टाइम का इस्तेमाल आप उस चीज़ को इफेक्टिवली चेक करने के लिए कर सकते हैं। समझे? तो एक चीज़ जरूर आप ध्यान रखें, नज़र मेरी हर किसी पर होती, मेरी नज़रों से कोई नहीं बच सकता। समझे? और बचने का एक ही तरीका है, कंप्लीट गायब हो जाए। समझे? अगर आप मेरी नज़रों में हैं तो या तो आप एफर्ट देंगे नहीं, या एफर्ट देने की कोशिश करेंगे, तीसरा विकल्प ही नहीं है। तो अब तक जिन चीज़ों को डिस्कस किया है, आइए क्या चंदा वोट गिरा के आई हो क्या? नहीं, तुम्हारे इलाके में इलेक्शन हो गया तो वोट क्यों नहीं गिरे? क्या नहीं था? कोई और भी आई कार्ड चलता वहाँ पर? अच्छा, तो ये बोलो ना, नाम नहीं था वोटर लिस्ट में। हाँ ठीक है। एक बात बार बार मैं कहता हूँ, मैं जितना कुछ बोलता हूँ उन सबसे ऊपर दो बातें, पॉलिटिकली जो बातें बोलता हूँ। पहली बात है, मतदान जो है, ठीक है, मतदान का अधिकार आपका अधिकार नहीं है, दरअसल वह आपका दायित्व है और उस दायित्व का निर्वाह आपसे अपेक्षित है। ठीक। दूसरी चीज़ अगर आप कहेंगे, एक और बात जोड़ूंगा, अचानक मेरी नज़र ऑनलाइन जो लोग मौजूद हैं उन पर चली गई और ऑफलाइन भी। दूसरी बात, और अपना एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा। दूसरी बात जो कहना चाहूँगा, अगर मेरे पास दो विकल्प आप दें, आप वोट नहीं देंगे या देंगे तो बीजेपी को देंगे, ये दो विकल्प मेरे सामने दें, तो मैं कौन सा विकल्प चुनूंगा जानते हैं? आप जाकर के बीजेपी को वोट दें, अगर इन दो में एक विकल्प को मुझे चुनना हो। मतलब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है इस चीज को लेकर, ठीक है? क्योंकि मेरा मानना है अनिर्णय से गलत निर्णय हमेशा बेहतर होता है। मेरी बात पर ध्यान देंगे, अनिर्णय से गलत निर्णय हमेशा बेहतर होता है। ठीक है? मतलब इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में अब ले, उसके कंटेक्स्ट में ना ले, उसके कंटेक्स्ट में लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अनिर्णय से गलत निर्णय बेहतर होता है कि कम से कम उस गलत निर्णय से हम यह सीखते हैं कि हमने क्या गलत निर्णय लिया और उस तरह की गलती को दोहराने से कैसे बचा जा सकता है। और निर्णय की स्थिति में सीखने के अवसर हमारे पास नहीं होते। ठीक है? तीसरी बात बतलाता हूं, अपना एक्सपीरियंस, ठीक, कि इस बार एक लंबे अंतराल के बाद बोगस वोटिंग देखी मैंने। क्या? अब हाँ, भयानक ही, आप लोग हैं तो भयानक ही होगा। समझे? और जो चीज़ें मुझे उसमें ऑफेंडिंग लगी उस बोगस वोटिंग में, मैंने मना भी किया, मैंने विरोध भी किया, लेकिन ग्रामीण माहौल में मना करने और विरोध करने की एक सीमा होती है। समझे? चाहे वो बोगस वोटिंग हम किसी के लिए करें, नहीं, किसी के लिए, इट डजेंट मैटर आप किसके लिए कर रहे हैं, कुकर्म तो कुकर्म है ना, सिंपल सी चीज है, नहीं? और जिस भी आधार पर आप वोटिंग कर रहे हो, जिसके लिए वोटिंग कर रहे हैं, किसी का तो विरोध कर रहे हैं, उस विरोध का एक आधार होगा, नहीं? अगर सही आधार पर आप विरोध कर रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि वो गलत तरीका जो है वो आपके विरोध को जस्टिफाई करने की बजाय उस जस्टिफिकेशन पर क्वेश्चन मार्क लगाता है? मतलब रुक करके सोचने के लिए कह रहा हूं। तो ये जो लड़ाई होती है ना, मूल्य के, सिद्धांत के, आदर्शों की, उसकी एक कीमत होती है, हमेशा इस बात को ध्यान रखें। और उसकी कीमत आपको पर्सनल लाइफ में भी चुकानी होती है और उसकी कीमत आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी चुकानी होती है। बोगस वोट गिरा करके आप अगर अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, ऐसे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा करने का आपको क्या अधिकार है कि वह आपके प्रति ईमानदार हो? किसी के लिए, मैं किसी के लिए भी बात कर रहा,
सब। तो इसीलिए पहली चीज जो आपसे एक्सपेक्टेड है, और आप अवेयर सोसाइटी के अवेयर मेंबर हैं, समाज के आप जागरूक सदस्य हैं, देश के आप जागरूक नागरिक। देश के कितने नागरिकों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है बताइए, और देश के कितने नागरिक हैं, कितने ग्रेजुएट हैं जिनके पास संविधान की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो बताइए। कम से कम आपसे तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्टेड है ना, या नहीं है? और अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपसे एक्सपेक्टेड है और आप सोचते हैं हमारे एगो वोट देने से क्या हो जाएगा और नहीं देने से क्या हो जाएगा, हमारे एक विरोध करने से क्या होगा, विरोध होगा। तो जंगल में आग लगी ना, तो एक चिड़िया थी जो अपने चोंच में पानी लेके और जहाँ आग लगी थी वहाँ पर जाकर के गिरा रही थी। तो कुछ लोग जो है बिरादरी के हंस रहे, तो चिड़िया ने जवाब दिया कि कम से कम मैं तो तुम लोगों से अलग हूँ। नहीं, जंगल की आग को देखकर कम से कम मैं हंस नहीं रही, अपने दम भर उस आग को बुझाने की कोशिश तो कर रही हूँ, एक बूंद पानी से ही सही। तो कई बार अगर आप देखें तो परिणाम गौण हो जाते हैं। कई बार परिणाम की तुलना में प्रयास की अहमियत जो है वो कहीं ज्यादा होती है, और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और इस बात को समझने का मतलब है 5 साल में 3 ऐसे मौके आएंगे, एक बार लोकसभा चुनाव, दूसरी बार विधानसभा चुनाव, तीसरी बार लोकल बॉडी चुनाव। ठीक है, लोकल बॉडी चुनाव में बचना हम जैसे लोगों की मजबूरी कई बार हो जाती है, मतलब ये अच्छी चीज नहीं है, लेकिन मैं बचता हूँ लोकल बॉडी के चुनाव में जाने और मताधिकार के प्रयोग से। 5 में से 3 चुनाव आपके पास बचने के विकल्प नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कम से कम 5 में से 5 साल में क्या 3 दिन हम अपना कुछ कीमती समय नहीं दे सकते देश और समाज के लिए? क्या इस 3 दिन नहीं, इतने रिसोर्सेज हम खर्च, आप कहेंगे नहीं थे, तो क्या इस 3 दिन अपने रिसोर्सेज का बहुत ही छोटा सा हिस्सा जाने और आने पर खर्च नहीं कर सकते? यह प्रश्न एक अहम प्रश्न है। खैर, अब तक जिन चीजों को डिस्कस किया है वहां तक में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है? अगर प्रश्न है तो बतलाइए। क्या है? कोई प्रश्न है? नहीं तो आगे मैं बढ़ूं। तो मनी एंड बैंकिंग में आपके साथ डिस्कस कर रहा था, आज मैं मूव कर रहा हूं इन्फ्लेशन चार्ट की तरफ। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो इन्फ्लेशन जिसे मुद्रास्फीति कहते, प्रश्न यह उभर कर सामने आता, इन्फ्लेशन से आशय, दूसरा जो डायमेंशन उभर करके आता इन्फ्लेशन का वर्गीकरण, तीसरा डायमेंशन उभर करके आता इन्फ्लेशन के कारण, इन्फ्लेशन के परिणाम, नहीं, और 5वां डायमेंशन आता इन्फ्लेशन पर अंकुश लगाने के उपाय। नहीं, अगर इन्फ्लेशन को डिफाइन करें तो इन्फ्लेशन को डिफाइन करते हुए मैं कहना चाहूंगा लंबे समय तक कीमत स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि, परसिस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल ड्यूरिंग अ लॉन्गर पीरियड, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, अगर इन्फ्लेशन के वर्गीकरण की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो 2 कंटेक्स्ट में हम इन्फ्लेशन का क्लासिफिकेशन करेंगे। एक कंटेक्स्ट क्या है? कारण के आलोक में, और दूसरा है तीव्रता के आधार पर। अगर रीजन के कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखें, नहीं, बात आती है, हम कहते हैं कॉस्ट पुश्ड इन्फ्लेशन, दैट इज लागत जन्य मुद्रास्फीति, लागत जन्य मुद्रास्फीति। दूसरा है डिमांड पुश्ड इन्फ्लेशन, इसको कहते हैं मांग जन्य मुद्रास्फीति। तीसरा जो डायमेंशन है उसको कहते हैं बोतलनेक इन्फ्लेशन। नहीं, और चौथे कंटेक्स्ट में बात करो, ठीक है, तो चौथा कंटेक्स्ट है वह है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, दैट इज आयातित मुद्रास्फीति। ठीक है, इसी के कंटेक्स्ट में देखें तो कुछ और टर्म प्रयोग में आते हैं इन्फ्लेशन को रिगार्डिंग, जैसे वाइल्ड इन्फ्लेशन, तेल मुद्रास्फीति, शब्दों पर केवल गौर कीजिएगा, ठीक है, या फिर फूड इन्फ्लेशन, खाद्यान्न मुद्रास्फीति। और ये ध्यान रखें, ये जिन चीजों की चर्चा कर रहा न्यूज़पेपर से कनेक्ट करने में काफी हेल्पफुल होगा, और न्यूज़पेपर से कनेक्ट करेंगे तो फिर क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करना कंपैरेटिवली आपके लिए आसान होगा। तो कॉस्ट पुश्ड इन्फ्लेशन, इसका मतलब तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है, या कोई डाउट है? बताइए। सिंपल सी चीज है, ये लागत में वृद्धि के कारण, और वो लागत किसी भी प्रकार की हो सकती है, श्रम लागत हो सकती है, लेबर कॉस्ट में वृद्धि के कारण, वो रॉ मटेरियल के कॉस्ट में वृद्धि के कारण हो सकती है, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में वृद्धि के कारण हो सकती है, वो इंटरमीडियरीज के, नहीं, कॉस्ट तो किसी भी रीजन से बढ़ सकता है, वो टैक्सेशन में, टैक्स में वृद्धि के कारण हो सकती है। तो कॉस्ट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन ही
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब आप इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि इन्फ्लेशन के रीजन क्या है। जब तक रीजन आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आप रेमेडी पर बात नहीं कर सकते। डिमांड पुश इन्फ्लेशन, इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन है मांग में वृद्धि। नहीं, जैसे गर्मी आ रही है तो गर्मी आ रही है तो एसी और कूलर दोनों की कीमतें क्या होंगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि गर्मी में उनका डिमांड बढ़ जाता है। आप गौर कीजिएगा, सेल का के कॉन्सेप्ट से परिचित हैं? नहीं, समर सेल और विंटर सेल कब लगता है? जब गर्मी शुरू होने वाली हो तो समर सेल लगता है। क्या राहुल जी ऐसे ऐसे कर रहे हैं? ऐसे ऐसे का मतलब हाँ होता है या ना हो आपके लिए। और विंटर सेल कब लगता है? जब ठंड समाप्त होने वाली हो। नहीं, अगर आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कस्टमर टूट पड़ते हैं, उनका अपना मनोविज्ञान होता, उन्हें लगता है सेल का सीजन है, चीजें सस्ती मिलेंगी, और मिलती भी है, नहीं मिलती है ये बात नहीं है। नहीं, तो उनको लगता है कम से कम अगले साल यूज करेंगे। और दुकानदार क्या सोचता है? सेल के पीछे की साइकोलॉजी, ये हमारी पूंजी तो अगले 8-9 महीने फंसी रहेगी, और केवल पूंजी नहीं फंसी रहेगी बल्कि रखे रखे वो कपड़ा भी अपनी चमक खोएगा। नहीं, एक थोड़ा सा पुरानापन आएगा, धूल धक्कर। नहीं, स्टोरेज में अगर अलग जगह छेकेगा तो उससे बेहतर है प्रॉफिट मार्जिन को कम करके पूंजी निकाली जाए, उस पूंजी का कम से कम हम उस सीजन में इस्तेमाल कर सकते। यही साइकोलॉजी वहां पर काम करती। तो हम इस चीज को समझने की कोशिश करें। डिमांड पुश्ड इन्फ्लेशन, जैसे अगर आप जाकर के देखें डेंगू का जो समय आता है तो आप देखेंगे बाजार में नारियल पानी के, डाव के रेट बढ़ जाते हैं, कीवीज के रेट बढ़ जाते हैं। ऐसा नोटिस किया है या नहीं? इसका रीजन क्या है? मांग में वृद्धि। तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे, मैं आगे चर्चा करूंगा। तीसरा है बोतलनेक इन्फ्लेशन। बोतलनेक इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? नहीं, तो बोतलनेक इन्फ्लेशन के कंटेक्स्ट में बात करूं, आपूर्ति के अवरुद्ध होने के कारण, आपूर्ति के अवरुद्ध होने के कारण इन्फ्लेशन की जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको बोतलनेक इन्फ्लेशन कहेंगे। नहीं, जैसे अगर आप गौर करें, बारिश के सीजन को ध्यान में लाएं। नहीं, पता चला कई बार होता है 2-2, 3-3 दिन तक बारिश लगातार होती रहती है, और 2-2, 3-3 दिन बारिश अगर लगातार होती रहती है तो क्या होता है? सब्जी के रेट घट जाते हैं क्या? नहीं, क्या होता है? स्थिर रहता है। क्यों बढ़ जाता है? नहीं, क्योंकि लगातार बारिश के कारण जो है प्रोडक्शन भी प्रभावित होता है। सब्जी जो है पेरिशेबल आइटम की कैटेगरी में आता। नहीं, खेत से उसे तोड़कर जल्दी से जल्दी मंडी तक पहुंचाया जाता है। नहीं, तो अगर लगातार बारिश हो रही है तो सब्जियों का टूटना रुकेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी उसके कारण अवरुद्ध होता है, इसके कारण आपूर्ति अवरुद्ध होती है, और आपूर्ति के अवरुद्ध होने के कारण मांग और पूर्ति का संतुलन क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस क्या होता है? बिगड़ता है, और अल्टीमेटली वह इसे बोतलनेक इन्फ्लेशन के। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है आयातित उत्पादों की लागत में वृद्धि के कारण, लागत की जगह कीमत हम कहें, आयातित उत्पादों की कीमत में वृद्धि के कारण। जैसे अगर आप जाकर के देखें तो तेल की कीमतें जब बढ़ती हैं इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें जब बढ़ती हैं, तो क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो ऐसी स्थिति में देखेंगे भारत में भी क्या होता है? भारत में भी तेल की कीमतें, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है तो वह ओवरऑल इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। ये बातें स्पष्ट हुई है। अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो जब हम इन्फ्लेशन के कारण की चर्चा कर रहे हैं, नहीं, तो 2 बातें हम कर सकते हैं। इन्फ्लेशन के कारण की हम चर्चा कर रहे हैं तो 2 बातें कर सकते हैं। कौन कौन सी बात कर सकते हैं? तो जो इन्फ्लेशन है उसके पीछे स्पेसिफिक रूप से 2 ही रीजन होंगे। या तो वह मांग आपूर्ति के असंतुलन का परिणाम होगा, चाहे मांग स्थिर रहे आपूर्ति कम हो जाए, या फिर आपूर्ति स्थिर रहे मांग बढ़ जाए, या मांग की तुलना आपूर्ति में तेजी से कमी आए, या आपूर्ति की तुलना मांग में तेजी से वृद्धि हो। कोई भी रीजन हो सकता। और दूसरा रीजन जो है लागत में वृद्धि, कॉस्टिंग उसकी बढ़ जाए। नहीं, तो लागत में वृद्धि की जब बात कर रहे हैं तो टैक्सेशन को उसके दायरे में ही रख ले, या अगर अलग से मेंशन करना चाहें तो आप मेंशन कर सकते। बातें स्पष्ट हुई। जैसे अगर आप जाकर के देखें पिछले 3 वर्षों से फूड इन्फ्लेशन की स्थिति करीब करीब है फरवरी 2022 से, और ये ग्लोबल ट्रेंड आपको दिखाई पड़ता। रीजन क्या है उसके रीजन क्या है? यूक्रेन क्राइसिस। नहीं, रसिया यूक्रेन युद्ध के कारण जो है सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ है। उसके कारण सप्लाई चेन के डिस्टर्ब होने के कारण अगर आप देखें
तब मांग और आपूर्ति का संतुलन क्या है, बिगड़ा है। और इसलिए देखेंगे एक लंबे अंतराल के बाद भारत में लगातार 3 साल से गेहूं की जो बाजार कीमत है नहीं सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी से कंपैरेटिवली ज्यादा रह रहा है। अदरवाइज उसके पीछे के करीब करीब 8-9 साल के ट्रेंड को देखें तो एमएसपी ज्यादा था और 2 से 3 रुपए गेहूं की बाजार दर कम होती थी। बातें स्पष्ट हुई है। बढ़े यहां से आगे। अब अगला जो डायमेंशन उभर करके आता वह क्या है, मुद्रास्फीति की तीव्रता के आधार पर मुद्रास्फीति का वर्गीकरण। और जब इसके कंटेक्स्ट में देखें नहीं हाइपर इन्फ्लेशन को कहते हैं दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। दूसरा है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, तीव्र मुद्रास्फीति। और तीसरा है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। यूपीएससी ने यहां से प्रश्न पूछा है और बार बार रेफर में प्रश्नों को कर रहा हूं। और अगर इसके कंटेक्स्ट में हम देखें तो हम क्या पाते, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, मुद्रास्फीति की दर इतनी तेज कि प्रचलित मुद्रा से विश्वास उठने लगे। इतनी ज्यादा मुद्रास्फीति की दर तेज होगी और जब प्रचलित मुद्रा से विश्वास उठने लगेगा तो उसका परिणाम क्या होगा, बैक टू बार्टर सिस्टम। मतलब लोग वस्तु विनिमय व्यवस्था की ओर वापस लौटेंगे। कुछ साल अगर पहले आप जाकर के देखें तो जिम्बाब्वे में मुद्रास्फीति की दर क्या थी, 1,00,000% को टच कर गई थी। या जिस समय यूएसएसआर का विघटन हुआ था, सोवियत संघ का जिस समय विघटन हुआ था, उस समय अगर आप जाकर के देखें इन्फ्लेशन रेट इतना हाइयर था कि लोग बोरा में पैसा रूबल लेकर के जाते थे और हाथ में सामान लेकर के आते थे। इसलिए जब ऐसी स्थिति होगी तो ऐसे इन्फ्लेशन को हाइपर इन्फ्लेशन कहेंगे। और हमेशा इस बात को ध्यान रखें, हाइपर इन्फ्लेशन लीड्स टुवर्ड्स बार्टर सिस्टम। हाइपर इन्फ्लेशन जो है आदमी को वस्तु विनिमय व्यवस्था की ओर वापस ले जाता है। क्लियर। दूसरा है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, नहीं तीव्र मुद्रास्फीति। और ये कहें द्विअंकीय या त्रिअंकीय मुद्रास्फीति, द्विअंकीय या त्रिअंकीय मुद्रास्फीति जो है। तीसरा कंटेक्स्ट अगर हम बात करें, क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ, मुद्रास्फीति की दर इतनी मंद कि लंबे समय में भी कीमत स्तर में थोड़ा परिवर्तन है, नहीं वेरी मच स्लो इन्फ्लेशन रेट, नहीं माइनर और स्लाइट इंक्रीज इन प्राइस लेवल ड्यूरिंग द लॉन्गर इंटरवल। तो ये जो स्थिति है तो इसको हमने किसके आधार पर कैटेगराइज किया, इंटेंसिटी ऑफ इन्फ्लेशन के आधार पर यहां पर चीजों को कैटेगराइज किया गया है। और यहां पर जिस चीज को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, एक और बिंदु, अगर डेवलपिंग इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में बात करें, आप विकसित देशों में जाकर के देखें ब्याज दर क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, 0.25%, 0.5%। और भारत में ब्याज दर कितना है। सवाल यह उठता है रीजन इसका क्या है, तो उसका रीजन है इन्फ्लेशन। यहां पर जब मैं चर्चा कर रहा, इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है, कीमत स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि। इन्फ्लेशन के कारण अगर आप जाकर के देखें रुपये की या मुद्रा की क्रय क्षमता क्या होती है, रुपये या मुद्रा की क्रय क्षमता में क्या होती है, रुपये या मुद्रा की क्रय क्षमता कम हो जाती है। और क्रय क्षमता में परचेजिंग पावर में कमी के कारण क्या होता, कीमत बढ़ जाती है। अब सवाल यह उभर कर सामने आता, यहां पर यह उभर करके सामने आता, इन्फ्लेशन में थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी की मैंने चर्चा की, मौद्रिक नीति की चर्चा की ना, मॉनेटरी पॉलिसी का इन्फ्लेशन से क्या संबंध है। तो अगर आप जाकर के देखें तो सस्ती मुद्रा नीति जो है, चीप मनी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, तो सस्ती मुद्रा नीति इन्फ्लेशन को बढ़ाएगी या घटाएगी, जल्दी बतलाइए। मैंने चर्चा की थी ना आपके साथ मॉनेटरी पॉलिसी के, और मुद्रा नीति का क्लासिफिकेशन करते हुए क्या कहा था, चीप मनी पॉलिसी, महंगी मुद्रा नीति, ठीक है। सस्ती मुद्रा नीति में क्या होगा, सस्ती मुद्रा नीति के कारण क्या होता है, आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाना। आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध अगर करवाया जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा, मुद्रा प्रसार को क्या मिलेगा, मुद्रा प्रसार को बढ़ावा मिलेगा। अब आप इस चीज को समझे, क्या मुद्रा का प्रसार हमेशा इन्फ्लेशन की ओर ले जाता है, क्या मुद्रा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। पिछले बार का प्रश्न मैंने इन्फ्लेशन इंड्यूस्ड रिसेशन के कंटेक्स्ट में एक प्रश्न हमने डिस्कस किया था, और वो एक प्रश्न नहीं है, उसमें 5 अवधारणाएं समाहित थी। और अगर आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप उस प्रश्न को
सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या मुद्रा का प्रसार अनिवार्यतः इन्फ्लेशन की ओर ले जाता है? अगर आप देखें मुद्रा का प्रसार हो रहा, केस 1 कि मुद्रा के प्रसार के साथ साथ उत्पादन में वृद्धि हो रही है, और केस 2 मुद्रा के प्रसार के साथ अगर हम जाकर के देखें तो उत्पादन स्थिर है। अब इसको समझेंगे। अगर मुद्रा के प्रसार के साथ उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो ऐसी स्थिति में ऐसा मुद्रा का प्रसार इन्फ्लेशनरी नहीं होगा, क्योंकि मुद्रा का प्रसार अगर डिमांड को इंक्रीज करेगा तो उत्पादन में वृद्धि आपूर्ति के माध्यम से बैलेंस को बनाए रखने में सहायक होगी। क्लियर? लेकिन अगर मुद्रा के प्रसार को बढ़ावा मिल रहा है लेकिन उत्पादन स्थिर है तो यह क्या करेगा? इन्फ्लेशनरी प्रेशर को इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि मांग और आपूर्ति का संतुलन क्या है? डिमांड एंड सप्लाई का, मांग और आपूर्ति के संतुलन का बिगड़ना, डिमांड एंड सप्लाई के बैलेंस का बिगड़ना, क्योंकि मुद्रा का प्रसार मांग में वृद्धि की ओर ले जाएगा। नहीं, उत्पादन स्थिर है, आपूर्ति स्थिर है, उत्पादन में वृद्धि हो रही, आपूर्ति में वृद्धि हो रही है। नहीं, क्यों? क्योंकि मांग आपूर्ति के संतुलन का बना रहना। यही लॉजिक लगाना है। केवल सस्ती मुद्रा नीति और महंगी मुद्रा नीति जान लेने से नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिए। केवल इन्फ्लेशन क्या है और इन्फ्लेशन, वेरियस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जान लेने से नहीं होगा। नहीं, इसलिए अगर आप जाकर के देखें, आगे मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। एक सिचुएशन फिर दे रहा हूं सोचने के लिए। पिछले बार जो प्रश्न पूछा गया था इन्फ्लेशन इंड्यूस्ड रिसेशन पर, तो उसमें एक ऑप्शन था सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, था ना। अब मैं यहां पर एक प्रश्न पूछ रहा, राजकोषीय घाटा। अभी ये मत पूछिएगा कि राजकोषीय घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, ठीक है। तो सवाल यह उठता कि राजकोषीय घाटा इन्फ्लेशन को कैसे प्रभावित करेगा? प्रश्न है ना, बताइए। राजकोषीय घाटा बढ़ने का मतलब क्या है? मतलब है सरकार के खर्च में वृद्धि हो रही है, और जिस अनुपात में खर्च में वृद्धि हो रही है उस अनुपात में सरकार की आय में वृद्धि नहीं। और जाकर के प्रश्न पलटे और देखें, इस तरह के प्रश्न प्री में पूछे जा रहे हैं, यानी आय में वृद्धि नहीं हो रही है, नहीं, खर्च बढ़ेगा और आय नहीं बढ़ेगी तो घाटा क्या होगा? घाटा बढ़ेगा, डेफिसिट बढ़ेगा, और अगर डेफिसिट बढ़ेगा तब क्या होगा? तो अब हमें यह देखना है, इस बात को ध्यान रखें कि यह खर्च जो बढ़ रहा है, ये खर्च क्यों बढ़ रहा है? खर्च जो है क्यों बढ़ रहा है? अक्सर देखेंगे शादी के बाद दिक्कत आती है या नहीं आती है? क्यों दिक्कत आती है? कभी सोचा है? मांग और आपूर्ति के संदर्भ में देखिएगा, दोस्तों की शिकायतें बढ़ जाती हैं या घट जाती है? बताइए, ये मत बोलिएगा कि अनुभव नहीं है। नहीं, क्यों बढ़ जाती है? रीजन क्या? नहीं, अरे भाई 24 घंटा फिक्स है। नहीं, अब तक उस 24 घंटे का समय नहीं घर वालों के हिस्से था, दोस्तों के हिस्से था। नहीं, अब एक नई की एंट्री होती है या नए की एंट्री होती है तो वही ना एडजस्टमेंट होगा। तो जब एडजस्टमेंट होगा तो किसी न किसी का तो हिस्सा कटेगा, किसी न किसी का हिस्सा कम होगा, और वही कम नहीं होगा। अगर आप देखें तो फोकस भी तो शिफ्ट करेगा। नहीं, पहले कुछ होता था तो दोस्तों के कंधे की जरूरत होती थी रोने के लिए, अब बगल में कंधा जरूरी है, फिर शादी के बाद भी दोस्तों के कंधे की जरूरत होगी। ये मत सोचिए कि वो परमानेंट है, समझे। अरे ऐसा नहीं, दोस्तों का कंधा शादी के बाद भी मिलेगा, लेकिन तब लात के साथ मिलेगा, बीच की अवधि को ध्यान दिलाते हुए। तो हम इस चीज को समझने की कोशिश करें। दरअसल जो रियलिस्टिक होते हैं उन्हें दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो रोमांटिक होते हैं उनको दिक्कत होती है। चाहे घर वाले रोमांटिक हो, फ्रेंड सर्किल रोमांटिक हो, वो समस्या आनी ही आनी है। या पति या पत्नी रोमांटिक हो, वो भी अनड्यू डिमांड करेंगे, उनको लगेगा सबको छोड़ के आप अपना समय, अपनी ऊर्जा उन्हीं पर, रिसोर्सेज उन्हीं पर खर्च करें। तो यहां पर इस चीज को, इस प्रश्न का उत्तर महत्वपूर्ण है। सरकार का खर्च अगर बढ़ रहा है तो किस प्रकार का खर्च बढ़ रहा है? तो सरकार का खर्च दो प्रकार का होगा। एक पूंजीगत खर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, और दूसरा डे टू डे का खर्च बढ़ रहा है। डे टू डे का खर्च बढ़ रहा है, डे टू डे का खर्च जिसको आप क्या कहते हैं? राजस्व। बातें समझ में आई? तो अगर पूंजीगत खर्च बढ़ रहा है, पूंजीगत खर्च बढ़ रहा है
तो इसका मतलब क्या है? उत्पादन क्षमता का विस्तार। और इसका मतलब क्या होगा? प्रोडक्शन में वृद्धि। और यही चीजें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त लगानी है, इसलिए मैं यहां पर ब्रेक करके आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। और अगर डे टू डे का खर्च बढ़ रहा है तो इससे उत्पादन क्या है? ना तो उत्पादन क्षमता का विस्तार हो रहा है और ना ही वहां पर उत्पादन में वृद्धि हो रही है। इस चीज को समझने की कोशिश करें। ना तो उत्पादन क्षमता का विस्तार हो रहा, ना उत्पादन में वृद्धि हो रही है, उत्पादन स्थिर है। जबकि घाटे के बढ़ने का मतलब क्या है? घाटे के बढ़ने का मतलब क्या है? मुद्रा का प्रसार। और मुद्रा के प्रसार के बढ़ने का मतलब क्या होगा? नहीं, तो मांग में वृद्धि हो रही, प्रोडक्शन में भी वृद्धि हो रही। परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? इन्फ्लेशन क्या होगा? मांग में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि मांग में वृद्धि को प्रतिसंतुलित कर ले जाएगी, इसलिए इन्फ्लेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां मांग में वृद्धि हो रही है लेकिन उत्पादन स्थिर है, तो इस स्थिति में क्या होगा? डिमांड एंड सप्लाई का संतुलन क्या होगा? मांग आपूर्ति के संतुलन का बिगड़ना। और अगर होगा तो इन्फ्लेशन क्या होगा? तो ये चीज हमें समझनी, मतलब राजकोषीय घाटे में वृद्धि हमेशा इन्फ्लेशन की ओर नहीं ले जाती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर में वृद्धि हमेशा इन्फ्लेशन की ओर नहीं ले जाता। तो हमें यह देखना होगा राजकोषीय घाटे में वृद्धि का कारण क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर में वृद्धि का कारण क्या है, किस मद में, कैपिटल एक्सपेंडिचर के मद में वृद्धि हो रही है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के मद में, और तब जाकर के हम डिसाइड करेंगे कि इन्फ्लेशन पर उसका असर क्या होगा। ये बातें स्पष्ट हुई है, ठीक है। तो जब मैं कहता हूं कि घर जाने के बाद PYQ को पलटे, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पलटे, ऐसे प्रश्न वहां मौजूद हैं। BPSC वाले में नहीं मिलेंगे लेकिन UPSC वाले में कम से कम आज से 4 साल 5 साल पहले तक जो UPSC में प्रश्न पूछे गए हैं वो उसी नेचर के हैं जिस नेचर के प्रश्न 69वीं BPSC PT में इकोनॉमी सेक्शन से पूछे गए। तो उनको फॉलो करने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत नहीं। अदरवाइज टेस्ट आप देते रहिए ना, टेस्ट आप देते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक टेस्ट का पेपर BPSC के पेपर से मैच नहीं करता, जब तक टेस्ट देते वक्त जो एग्जामिनेशन हॉल इन्वायरमेंट है वो BPSC के एग्जामिनेशन हॉल इन्वायरमेंट के साथ मैच नहीं करता, जो दबाव वहां सृजित होता वो दबाव यहां पर सृजित नहीं होता, जिस नेचर के प्रश्न वहां पूछे जाते उस नेचर के प्रश्न यहां पर नहीं पूछे जाएंगे, तब तक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं। और उस नेचर के प्रश्न, ठीक है, 1000 रुपया में 50 टेस्ट में नहीं मिलेगा। सिंपल सी चीज नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको बतला दूं सबसे मुश्किल काम होता है PT का टेस्ट लेना, सबसे मुश्किल काम होता है। मेंस का टेस्ट लेना उतना मुश्किल काम नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने में और क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में दम निकल जाता है। और अगर आप सतर्क नहीं रहे तो अपने प्रश्न में आप खुद फंस जाएंगे, समझे। आप लोग तो मतलब वो भी नहीं क्या करते हैं, सेट मारते हैं। पटना का कल्चर है सेट मारने का कल्चर। किसी दिन मॉर्निंग में आप जाकर के निकले, नहीं किसी गोलंबर पर किसी पार्क में देखेंगे एक बाबा होंगे, बाबा ही इस फील्ड के बाबा ही हैं, हाथ में सेट होगा, नहीं, और सब सेट आप लोग मारते रहेंगे और वो बतलाते रहेंगे और रटते रहेंगे। तो इस चीज को समझ। अब अगर यहां से मैं आगे बढ़ूं तो मैं जहां से मैंने शुरू किया था, एक और चीज मैं इन्फ्लेशन के प्रभाव को भी यहां डिस्कस कर दूं, फिर आगे बढ़ूं। इन्फ्लेशन के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, एक बात कही जाती है, और क्या कही जाती, इन्फ्लेशन क्या है? सरकार द्वारा गरीबों पर लगाया गया टैक्स। सुना है इसके बारे में? सुना है? इन्फ्लेशन सरकार द्वारा गरीबों पर लगाया गया टैक्स है। यहां पर स्पष्ट कर दूं, प्रत्यक्षता नहीं परोक्षता, क्योंकि जमाना जो है 10 पैसे का है। एक लाइन इसके ऊपर उठा लीजिएगा, एक लाइन निकाल लीजिएगा और कहिएगा है ये देखो। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो अगर हम देखें तो दरअसल आप यह पाएंगे इन्फ्लेशन का प्रभाव सभी आय वर्ग के लोगों पर समान रूप से पड़ता है, समान रूप से पड़ता है। इन्फ्लेशन सबको इक्वली प्रभावित करता है, उनके आय वर्ग की, उनकी आय की भिन्नता की परवाह किए बिना, उनकी आय की भिन्नता की परवाह किए बिना। इस बात को समझिए। यहां पर एक और चीज ध्यान रखिए, जब हम इन्फ्लेशन के असर की बात कर रहे हैं, नहीं तो
असुरक्षित आय के समूह इन्फ्लेशन से ज्यादा प्रभावित होते हैं। असुरक्षित आय समूह कह लें या आप कह लें जिनकी आय स्थिर है, जिनके आय स्थिर है, मजदूरी पर निर्भर लोग। पटना में चाय का कप देखा है? चाय दुकान पर चाय पीने जाते हैं तो मुझे लगता है पटना मेरी नज़रों में एकमात्र जगह है जहां पर अभी भी आपको 5 रुपये 6 रुपये में चाय मिल जाएगी। मिलती है या नहीं? किसी दूसरे सिटी में शायद ऐसा नहीं होगा, 10 से कम में चाय नहीं मिलेगी। क्या पटना में चाय सस्ती है या दूध सस्ता है? ठीक है, मतलब मेरे जैसे आदमी के लिए अगर चाय पीने चला जाए तो कई बार ध्यान नहीं रहता कि चाय पिए भी है या नहीं। इससे पहले कि शुरू करे खत्म हो जाती है चाय। वैसे भी मैं तेजी से पीता हूँ तो कई बार कप में मुझे पता नहीं चलता, बड़े वाले कप में। तो वो छोटी कप का साइज आप देखेंगे लगातार छोटा होता चला गया नहीं। नॉर्मल कप वाली चाय ढूंढे तो 10 रुपये 12 रुपये से कम में नहीं मिलेगी। तो इस चीज को समझे, तो इस चीज को हम समझे जिनकी आय स्थिर है, मजदूरी पर जो निर्भर लोग हैं वो इन्फ्लेशन से बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। इन्फ्लेशन का सबसे अधिक प्रभाव इन पर पड़ता है। लेकिन जो वेतन भोगी जिनकी आय इन्फ्लेशन इंडेक्स रहे, जिनकी आय इन्फ्लेशन इंडेक्स रहे नहीं, अर्थात इन्फ्लेशन से जिनकी आय को जोड़ा गया, इसका मतलब क्या हुआ? डीए जिनको मिलता है। एक हमारे चाचा जी नियर अबाउट 80 में नहीं, तो उनकी एक खासियत है, वोट गिराने जाते हैं तो वोट देते हैं कमल छाप को, समझे। लेकिन बस बटन दबाने के अलावा अगर आप देखें समझे तो उसके बाद जैसे हम लोगों को अगर छेड़ना हो उनको या कोई आसपास में बीजेपी वाला है गाली सुनवानी हो तो उनको कहते हैं कि तोहर तो वेतन बढ़ रहा है, डीए लगातार सरकार दे रहे। उसके बाद जब शुरू होते हैं तो 1 घंटा तक वो रुकते नहीं। और जितनी मैं भाजपा और मोदी जी की आलोचना करता हूँगा उसका 10% भी नहीं करता हूँ, आप अंदाजा लगा लें। तो हम इस चीज को समझें। और एक चीज रियलिटी है, सरकारी कर्मचारियों के मामले में अगर देखें, सरकारी नौकरी और सरकारी कर्मचारियों के मामले में देखें तो कांग्रेस ज्यादा बेहतर रही है हमेशा से, आज की बात नहीं कर रहा समझे। तो यहां पर अगर आप जाकर के देखें तो जो वेतन भोगी जिनका वेतन इन्फ्लेशन से इंडेक्स है, जिनको डीए मिलता है, तो अगर आप देखें तो वे इन्फ्लेशन के प्रभाव को काउंटर करने में कहीं ज्यादा समर्थ हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ उनके वेतन भी बढ़ रहे हैं। इसलिए यह बात ध्यान रखिएगा, स्थिर आय वाले लोग जो हैं, स्थिर आय वाले लोगों पर इन्फ्लेशन का प्रभाव निगेटिव होता, लेकिन अस्थिर आय वाले लोग, अस्थिर आय वाले लोग, अस्थिर शब्द को गलत पर्सपेक्टिव में मत लेंगे। जब मैं अस्थिर आय वाले लोग की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि जिनकी आय जो है इन्फ्लेशन इंडेक्स है, ठीक है, तो वो इन्फ्लेशन के प्रभाव से बहुत हद तक सुरक्षित होते हैं। क्लियर? और ये सारे प्रश्न के जोन है। यहां से प्रश्न एक और बिंदु यहां पर बतला दें, जब इतनी चीजें चर्चा कर रहा है, इन्फ्लेशन का गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर क्या असर होता है? जैसे गांधी सेतु के पैरेलल 6 लेन बन रहा है ना, 6 लेन बन रहा है ना, नहीं, तो उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? हमेशा एक बात ध्यान रखें, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो है अक्सर डिलेड होते हैं, वेरियस रीजन इसके नहीं। और डिलेड अगर प्रोजेक्ट होंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगा? प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा, और प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ने में इन्फ्लेशनरी प्रेशर की अहम भूमिका होगी। इन्फ्लेशनरी प्रेशर की अहम भूमिका होगी कॉस्ट बढ़ने में। बातें स्पष्ट हुई? तो इस चीज को समझने की जरूरत है। इस सीधे किताब उठाते हैं और कहीं से नोट्स लेते और देख जाते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। जब तक दिमाग पर जोर नहीं डालेंगे, जब तक लॉजिकल रीजनिंग की क्षमता आप डेवलप नहीं करेंगे, तब तक आपकी समस्या बनी रहेगी। ठीक है, अब मैं मूव करता कीमत स्तर में परिवर्तन कारक, बाजार कारक, सरकारी हस्तक्षेप। बाजार कारक, सरकारी हस्तक्षेप, सरकारी हस्तक्षेप का कारण सर, ठीक है। पहला क्या है? कीमत स्तर, क्रय क्षमता में गिरावट, कीमत स्तर में कमी, क्रय क्षमता में इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। दूसरा रिफ्लेशन, मुद्रा संस्फीति। तीसरा डिफ्लेशन, मुद्रा संकुचन। चौथा है डिसइन्फ्लेशन, मुद्रा अपस्फीति। आप इसको पढ़ना सीखें, ठीक है। जब वस्तु की कीमत स्तर में वृद्धि और रुपए की क्रय क्षमता में गिरावट बाजार कारक का परिणाम हो, तो वह स्थिति क्या कहलाएगी? नहीं, वह स्थिति क्या कहलाएगी? वह स्थिति इन्फ्लेशन की स्थिति कहलाएगी। और बाजार कारक का मतलब मैं पहले बतला चुका हूं।
बाजार कारक मार्केट फैक्टर मींस डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। ठीक है, जब कीमत स्तर में वृद्धि, क्रय क्षमता में वृद्धि और सरकारी हस्तक्षेप का परिणाम हो तो वह स्थिति क्या कहलाएगी? वह स्थिति रिफ्लेशन की स्थिति कहलाती है, मुद्रा संस्फीति की स्थिति कहलाती है। एट द सेम टाइम जब कीमत स्तर में गिरावट सरकारी हस्तक्षेप का परिणाम हो तो वह स्थिति डिसइन्फ्लेशन की स्थिति कहलाती है। और जब कीमत स्तर में गिरावट बाजार कारकों के हस्तक्षेप का परिणाम हो तो वह स्थिति क्या कहलाती? तो वह स्थिति जो है आपको ये क्लियर हुई या कोई डाउट है? अब एक प्रश्न उभर करके आता, कीमत स्तर प्राइमरली अगर देखें एक टर्म यूज होता है मार्केट प्राइस, बाजार प्रचलित कीमत। ठीक है, बाजार मांग और आपूर्ति के आलोक में निर्धारित कीमत मार्केट प्राइस कहलाती है, बाजार कीमत कहलाती है। ठीक है, और अगर आप देखें बाजार कीमत की संकल्प, ये बाजार कारक कहाँ प्रभावी होंगे? अगर मैं बाजार कारकों की बात करूं तो ये बाजार कारक कहाँ प्रभावी होंगे? बाजार कारक प्रभावी होंगे बाजार अर्थव्यवस्था में, बाजार कारक प्रभावी होंगे मुक्त अर्थव्यवस्था में। फ्री इकोनॉमी अगर होगी, मार्केट इकोनॉमी अगर होगी तो वहां पर मार्केट फैक्टर डोमिनेंट होंगे। और मार्केट फैक्टर के डोमिनेंट होने का मतलब क्या है? डिमांड एंड सप्लाई के आलोक में कीमतों का निर्धारण होगा। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है, वो मार्केट इकोनॉमी है, वो फ्री इकोनॉमी है। दूसरी ओर सरकारी हस्तक्षेप की गुंजाइश होगी। ये जो बात मैं सरकारी हस्तक्षेप की कर रहा, सरकारी हस्तक्षेप की गुंजाइश कहां पर होगी? नहीं तो अगर हम जाकर के देखें, यह गुंजाइश होगी मिश्रित अर्थव्यवस्था में या समाजवादी अर्थव्यवस्था में। इस चीज को हम समझें, क्योंकि चाहे मिक्स इकोनॉमी का मतलब है क्या है? ऐसी इकोनॉमी जिसमें कैपिटलिस्ट कंपोनेंट भी हो और सोशलिस्ट कंपोनेंट भी हो, ऐसी इकोनॉमी को मिक्स इकोनॉमी हम कहेंगे। और अगर इसके कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखें तो चाहे मिक्स इकोनॉमी हो चाहे सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, उसमें गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की संभावना जो है, गुंजाइश बनी होती है, नहीं? और गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की गुंजाइश अगर वहां पर बनी होती है, वहां पर ये चीजें होंगी। अब एक प्रश्न उठता है, चीज को समझे, ये जो सरकारी हस्तक्षेप है, इस सरकारी हस्तक्षेप का रीजन क्या होगा? सरकारी हस्तक्षेप के रीजन को हम समझे तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा, जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 3 से 4% इन्फ्लेशन आवश्यक। इस चीज को नोट डाउन कर ले, हो सकता है कभी स्टेटमेंट बेस या कभी किसी फॉर्म में उठा करके डाला। जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी में 3 to 4% इन्फ्लेशन आवश्यक। ठीक है, तो 3 से 4% इन्फ्लेशन आवश्यक माना जाता है। इसको माना जाता है प्रो ग्रोथ के लिए ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन क्या करता है? इन्फ्लेशन जो है प्रॉफिट मार्जिन की संभावना को क्या करता है? बढ़ा देता है। कॉस्टिंग एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और रिटर्न एट द टाइम ऑफ सेलिंग, दोनों के बीच गैप होता है या नहीं? उत्पादन के समय और अंतिम उपभोग और बेचने के समय दोनों के बीच गैप होता है या नहीं? नहीं। उस गैप में केवल इन्फ्लेशनरी प्रेशर के कारण कीमत क्या होती है? बढ़ जाती है। उत्पादक को जितनी कीमत मिलनी चाहिए उससे ज्यादा कीमत मिलती है। उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो वो प्रोडक्शन के लिए ज्यादा उत्साहित होगा। इसलिए 3 to 4% इन्फ्लेशन डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए आवश्यक माना जाता है। अब अगर देखें सरकारी हस्तक्षेप का कारण क्यों होगा, सरकार मुद्रास्फीति को क्यों बढ़ावा देगी, तो यहां पर ध्यान रखें मंदी की चुनौतियों से निपटने के लिए। बातें स्पष्ट हुई? याद करें 1929 से 1933 की आर्थिक मंदी को। ठीक है, उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, और अर्थशास्त्री कीन्स ने अमेरिका को आर्थिक मंदी से निकालने के लिए कुछ सलाह दी थी, और उस सलाह पर जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा अमल की गई, वो अमल की गई न्यू डील के रूप में। तो न्यू डील काफी पॉपुलर है। कल के डेट में हो सकता है जीके ओरिएंटेशन वाले प्रश्न यहां से पूछे जाए, ऐसे नहीं बतला रहा हूं। ठीक है, अगर और ये चीज ध्यान रखेंगे, कीन्स की उस सलाह ने कैपिटलिज्म को रीडिफाइन किया।
क्योंकि अच्छी तरह से आपको पता हो एडम स्मिथ के बारे में, उनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में, जिसका प्रकाशन 1776 में होता है। और एडम स्मिथ ने मैसेज क्या दिया था? एडम स्मिथ का मैसेज था लेसेज फेयर। कल के डेट में आपसे पूछा जा सकता है लेसेज फेयर का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? लेसेज फेयर का जो मैसेज दिया तो उसका अर्थ है आर्थिक अहस्तक्षेप, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक अफेयर्स। नहीं, और एडम स्मिथ ने क्या कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था कि राज्य या सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को बाजार पर छोड़ दें। अगर कहीं पर समस्या आएगी, डिफॉर्मिटीज आएगी, विकृति आएगी कहीं पर भी, तो उस विकृति को दूर करने में बाजार सक्षम है। ये बात किसने की थी? एडम स्मिथ ने की थी। लेकिन 1929 से 1933 की आर्थिक मंदी क्या कहती है, या इवन आप जाकर के देखें 2008-9 की आर्थिक मंदी क्या कहती है। एक सब पैनल था 2005 में IMF के द्वारा गठित किया गया था, और उस सब पैनल को हेड कर रहे थे रघुराम राजन, जो बाद में भारत के RBI गवर्नर बने। तो रघुराम राजन ने 2005 के नेतृत्व वाले सब पैनल ने 2005 में ही यह प्रिडिक्ट किया था कि दुनिया आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रही है। अगर समय रहते नहीं संभला गया तो एक बड़ा आर्थिक संकट करीब है। तो जब 2008-9 की मंदी आई, तो मंदी जब आई तो इस बात पर जब इकोनॉमिस्ट ने विचार करना शुरू किया कि आखिर IMF और दुनिया के अर्थशास्त्री इस मंदी का अंदाजा लगाने में विफल क्यों रहे, तो जब IMF की स्टडी और अप्रोच पेपर को तलाशा गया तो ढूंढते ढूंढते उस पेपर पर नजर पड़ी। तो जब सब पैनल ने ये प्रिडिक्ट किया, जब सब पैनल ने इसे प्रिडिक्ट किया, तो सवाल यह उठता है IMF क्यों विफल रहा मंदी को रोक पाने में, जबकि उसको अंदाजा था? नहीं, तो उसका रीजन वही है जो रीजन आपके केस में होता। बार बार मैं कोट करता कि लुटा दो बाप की दौलत, फुटानी उसको कहते हैं, लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। तो अभी अगर मैं कुछ कहता होऊंगा, अभी गार्जियन कुछ कहते होंगे, तो एक मन में भाव आते होंगे, ये हम पर लागू नहीं होता। हमारे अंदर भी ये भाव एक आते थे, समझे। उम्र का एक बहाव होता है, और वह बहाव जो है हर अवरोध को क्या करता है? धकियाते हुए आगे बढ़ जाता है। इतनी एनर्जी हमारे या आपके अंदर उम्र के एक पड़ाव पर और हर व्यक्ति के अंदर होती है। तो ठीक उसी प्रकार इकोनॉमी जब बेहतर कर रही थी, नहीं तो कॉन्फिडेंस हायर था, और कॉन्फिडेंस हायर था और विकसित देशों के लार्जर स्टेक थे उस ग्रोथ और डेवलपमेंट में, नहीं। और अगर उस वार्निंग को उन्होंने फॉलो किया होता तो उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर इमीडिएटली एडवर्स इंपैक्ट पड़ता। बातें समझ रहे हैं? तो उन्होंने उसको क्या किया? दबा दिया, जैसे आप लोग हम लोगों की सलाह को दबा देते हैं और धकियाते हुए आगे बढ़ जाते। तो इसका फायदा विकसित देशों को मिला। अगले 3-4 साल तक ग्रोथ मोमेंटम को बनाए रखने में वो सफल रहे। कई बार आप लोग भी रहते हैं, लेकिन 5वें साल तक आते 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 अर्थव्यवस्था धराम से गिर गई, गिरनी ही थी। तो इसका रीजन यह था कि IMF और वर्ल्ड बैंक में अमेरिका और यूरोपीय देशों का वर्चस्व है। उनको दुनिया की अर्थव्यवस्था की चिंता नहीं है, उनको अपने आर्थिक हित की चिंता है, और वे हर वो निर्णय लेंगे और IMF और वर्ल्ड बैंक से हर वो निर्णय लेवाएंगे और उसको लागू करेंगे जो उनके आर्थिक हितों में, उनके आर्थिक हितों के लिए आवश्यक है। तो फिर आप देखेंगे, अगर आप देखें मॉडर्न एरा में एडम स्मिथ की फिलॉसफी 2 बार फेल की। एक 1929 से 33 की आर्थिक मंदी के दौरान, और दूसरी बात 2008-9 की आर्थिक मंदी के दौरान। किन्स को हमने भुला दिया, किन्स को हमने भुला दिया। जैसे जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, क्वेश्चन पेपर सामने आता तो मन में क्या भाव आते? ओह, इस बार तो चूक गए, लेकिन अगली बार मत चूको चौहान। आता है या नहीं आता है? और क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप याद कीजिएगा उस मोमेंट को, मन में भाव आते हैं कि यहाँ से लौटेंगे तो कैसे अगली बार के लिए तैयारी शुरू करनी है। लेकिन जब लौट करके आते तो क्या होता है? अच्छा, आज थोड़ा रेस्ट करने बहुत दिन से लगे हुए, और जो रेस्ट करना शुरू करते, तो किन्स ने कहा था कि बाजार की अपनी सीमाएं हैं। और बाजार की सीमा क्या है? बाजार की सीमा यह है कि बाजार का फोकस मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट पर होता, कैसे अधिकाधिक मुनाफा कमाया जाए, इस पर फोकस होता है। और बाजार प्रॉफिट मेकिंग के लिए, कंप्रोमाइज के लिए हमेशा तैयार होती है, हर प्रकार के समझौते करता है बाजार। और यह समझौता जो है
आर्थिक विकृतियों को जन्म देता, जिसकी कीमत देर सवेर चुकानी होती है। ना चुकानी पड़े ये संभव नहीं है। इसलिए किस चीज की जरूरत है? जरूरत यह है कि स्टेट मॉनिटर करे, स्टेट बाजार को रेगुलेट करे और जरूरत पड़ने पर राज्य हस्तक्षेप करे। एक बात। दूसरी बात, किन्स ने कहा कि अर्थव्यवस्था को अगर बाहर निकालना है मंदी के दुष्चक्र से, तो इसके लिए आवश्यकता किस बात की है? इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि स्टेट सामने आए। जैसे गांधी मैदान है, नहीं तो एकदम घोषणा करवा दे लाउड स्पीकर पर कि कल सारे लोग, अधिक से अधिक लोग गांधी मैदान पहुंचे, उनको रोजगार दिया जाएगा। जैसे सुबह आते होंगे तो एक बार देखिएगा दिनकर गोलंबर के आसपास मजदूरों की भीड़ आपको दिखाई पड़ेगी। लगता है मजदूरों का बाजार है, जिसको जरूरत हो ले जाइए। और कई ऐसे होते रोज जिनको कई घंटे खड़े रहने के बावजूद रोजगार मिलता है? नहीं मिलता। अब इकट्ठे हुए गांधी मैदान में, लगा दिया गया कि गड्ढा खूंदो, लगे रहे कई दिन, और शाम में आते वक्त आपको मजदूरी दे दी गई, गड्ढा खूंद गए तो अगले दिन। और ये काम हम लोग बड़ा बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, सरकारी योजनाएं इसी तरह से चलती है। जब गड्ढा खूंद गया तो अनाउंस कर दिया कि अब गड्ढा भरने का काम शुरू करो। कहिएगा इससे क्या होगा? तो इससे प्रोडक्टिव कुछ नहीं हो रहा, लेकिन लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, लोगों की का इनकम बढ़ेगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड क्रिएट होगा। डिमांड क्रिएट होगा तो बाजार जाएंगे, नहीं बाजार जब जाएंगे तो जो प्रोड्यूसर है उस प्रोड्यूसर पर एक दबाव निर्मित होगा सप्लाई को बढ़ाने का, और इस तरीके से अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाया जा सकेगा। बातें स्पष्ट? तो अगर हम देखें तो इसका असर क्या होता है? मंदी की चुनौतियों से निपटना। यहां पर एक और चीज देखें, इन्फ्लेशन का आयात पर क्या असर होगा? तो अगर आप देखें तो आयात को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आयातित उत्पाद क्या होंगे? आयातित उत्पाद की तुलना घरेलू उत्पाद महंगे होंगे, नहीं? और आयातित उत्पाद की तुलना, इंपोर्टेड गुड्स की तुलना अगर डोमेस्टिक गुड्स महंगे होंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जाकर के देखें, डोमेस्टिक गुड्स के की तुलना इंपोर्टेड गुड्स के डिमांड बढ़ेंगे, और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आयात को बढ़ाना होगा। दूसरा, निर्यात क्या होगा? निर्यात महंगा होगा। बातें स्पष्ट हो रही हैं ये? नहीं। क्यों निर्यात महंगा होगा? तो आयात मतलब घरेलू उत्पादों की कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो निर्यात लागत भी बढ़ेगी। अब अगर देखें डिसइंफ्लेशन की स्थिति कब पैदा की जाएगी? यह क्यों किया जाएगा? तो यह किया जाएगा मुद्रास्फीति की चुनौती से निपटने के लिए। बातें स्पष्ट हुई? यहां तक में कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो प्रश्न पूछ सकते, क्योंकि दो और चीजों को आज डिस्कस करूंगा, उसके बाद छुट्टी। क्या ज्यादा हो गया क्या निधि? ज्यादा हो गया क्या? नहीं, ज्यादा कहोगी तो छोड़ दूंगा, नहीं। लेकिन अब जो बात बतला रहा हूं उसको मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि वो फैक्चुअल चीजें हैं। अब तक तो कंसेप्चुअल चीजें थी, और दो छोटी छोटी चीजों के लिए क्यों छोड़ा जाए? प्रश्न वहां से पूछे जाते। बढ़े आगे यहाँ से क्या? हाँ नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए ना, 10 मिनट मैक्सिमम। चलिए एक और टर्म है, ठीक है, WPI, होल इन्फ्लेशन। WPI मीन्स थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो पहला प्रश्न जो उभर करके आता वह क्या है? किसके द्वारा जारी किया जाता? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा मासिक आधार पर जारी किया जाता, प्रत्येक माह की 14 तारीख को, अगर छुट्टी का दिन नहीं है। और अगर वह नॉन वर्किंग डे है तो जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा, ठीक। और दर्पण में देखेंगे हर अल्टरनेट मंथ WPI CPI के आंकड़े होंगे, ठीक है। अब अगर हम जाकर के देखें तो इसके लिए आधार वर्ष जो है वह क्या है? वर्तमान में WPI बेस्ड इन्फ्लेशन के लिए आधार वर्ष 2011-12, और यह अप्रैल 2017 से अप्रैल 2017 में रमेश चंद की अध्यक्षता वाले पैनल की अनुशंसा के आलोक में, रिकमेंडेशन रमेश चंद पैनल ने ही किया था, ठीक है। यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखना है, विभिन्न मदों के भारांश, और ये ध्यान रखेंगे उतनी ही चीजें बतला रहा हूं जितनी प्रश्नों के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अब अगर देखें विभिन्न मदों के भारांश को देखें तो जो प्राथमिक उत्पाद है 117 मद है, और इनका भारांश जो है 22.6%। दूसरा, ईंधन एवं विद्युत, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनके अंतर्गत कुल 19 मद है और इनका वेटेज 13.2 है। और तीसरा है विनिर्मित उत्पाद, इनके अंतर्गत देखें 564 मद है और इनका वेटेज जो है 64.2%।
उत्पाद, मदों की संख्या, भारांश। और अगर आप देखें तो जो फूड इंडेक्स है, इनमें फूड इंडेक्स का वेटेज 24.4% है। और फूड आइटम्स जो हैं दो कैटेगरी में आपको दिखाई पड़ेंगे बिखरे हुए, एक प्राथमिक उत्पाद और दूसरे विनिर्मित उत्पाद। कई फूड आइटम मैन्युफैक्चर्ड आइटम में भी आपको मिलेंगे। और ये सारे प्रश्न के जोन से हैं। इसके लिए जिस कीमत को आधार बनाया जाता, इसके लिए जिस कीमत को आधार बनाया जाता, ठीक है, तो इसके लिए आधार बनाया जाता है फैक्ट्री कीमत को। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता, ठीक है, और प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि क्या होलसेल प्राइस बेस्ड इंडेक्स इन्फ्लेशन आम लोगों पर मुद्रास्फीति के वास्तविक प्रभाव को दर्शाता है? प्रश्न फिर से सुनिए। डज इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन होलसेल प्राइस इंडेक्स रियली रिफ्लेक्ट द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कॉमन पीपल? बतलाओ मुन्ना, बतलाता है? क्यों? रीजन अब आएंगे, आप तक भी आएंगे। रीजन क्यों नहीं बतलाता है? मैं आपको रीजन बतला चुका हूं। बताओ क्या हो, यही हो, फिजिकली या मेंटली यार, इमोशनली, तीनों? तब बतलाओ। अगर ये तीनों है तो आप बतलाएंगे आंसर। आंसर बतला चुका हूं। बतलाओ निधि। हाँ बतलाइए। कन्हैया जी बतलाइए। दो ही कन्हैया कुमार बेगूसराय में, और दोनों मेरे कपार में बंधे हुए हैं। बतलाइए क्या? खाने वाले सामान में फैक्ट्री कीमत बढ़ गई, वहाँ से उसके बाद दूसरा। चलिए आगे बतलाइए। सौरभ, अरे वो तो बतला दिए, अब कुछ नया बतलाइए। अब एक ही चीज को कितना दिखाइएगा? शैलेश क्यों क्यों क्यों? कारण है क्यों? अरे वो तो बात वही तुम बोल रहे हो, फैक्ट्री प्राइस वाली बात। वो तो एक बिंदु कंसिडर हो गया आंसर। अब अलग बढ़िए ना, उससे आगे बढ़िए। चलिए, इसके दो रीजन है, ठीक है। पहला रीजन है कंज्यूमर रिटेल प्राइस को पे करता है, जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए फैक्ट्री कीमत को आधार बनाया जाता है। और कई बार आप देखेंगे फैक्ट्री से लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते कीमतें जो हैं 50% से 150% तक बढ़ जाती है। सब्जी लेने शाम में जाते हैं ना, हरी सब्जी लेते हैं, क्या रेट लेते हैं, मंडी में क्या रेट है और किसानों के क्या रेट मिलता है, तीनों को की तुलना कर लें, पता चल जाएगा। दूसरा रीजन है हम रोज टीवी खरीदने जाते हैं। डे टू डे लाइफ की जो नीड और रिक्वायरमेंट है, उससे जुड़े हुए जो मद हैं, उनका भारांश से यहाँ पर क्या है? ये जो फूड इंडेक्स 24.4% है, अगर आप जाकर के देखें, इसका तो डे टू डे के लाइफ से संबंध है नहीं। अगर हम जाकर के देखें, ईंधन और विद्युत जो है उसका डे टू डे लाइफ से संबंध है। लेकिन जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम है जिनका वेटेज 64% से ज्यादा है, क्या वो डे टू डे लाइफ से संबंध है उस तरह? बतलाइए। नहीं। दूसरा रीजन है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में डे टू डे लाइफ से संबद्ध मदों के भारांश कंपैरेटिवली कम है, और जो जिस नीड्स और रिक्वायरमेंट का संबंध है, जिन आइटम्स का संबंध डे टू डे के लाइफ की नीड रिक्वायरमेंट से नहीं जुड़ता, उनके वेटेज ज्यादा है। क्लियर? यहां तक में कोई डाउट? कल सीपीआई की चर्चा करूंगा और फिर डब्ल्यूपीआई सीपीआई तुलना की चर्चा करूंगा, और वहां से हम मूव करेंगे कहां? बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरह। दो चीजें आपको पढ़ करके आनी, आप लिख लीजिएगा, कल मैं बतला दूंगा, ठीक है। दो चीजें, एक स्टैगफ्लेशन है और दूसरा जो है कोर इन्फ्लेशन, एक टर्म है, बाद में मुझे ध्यान आया, मैं कल बतला दूंगा। अब आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। कल दो चीजों को पढ़ करके आपको आना है, अगर मतलब चाहते हैं। एक वर्ल्ड माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जो है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वो रेमिटेंसेज के इनफ्लो पर है, वो पढ़ करके आइएगा। प्रश्न वहां से उठा करके पूछे जाते हैं। और दूसरा पढ़ करके आइएगा फॉरेक्स रिजर्व के बारे में, ठीक है। तीसरा, कुछ काम सौंप दूं, सौरभ को सौंपता। सौरभ, आयात निर्यात, ठीक है, मेजर आइटम, डेस्टिनेशन, सोर्स, ठीक है, भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार देश, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें, इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश के प्रमुख स्रोत, विदेशी निवेश की दिशा, रीजन भी, स्टेट भी और आइटम्स भी, ठीक है। शैलेश, निवेश वाला तुम करोगे और ट्रेड वाला तुम करोगे, और सब लोग भोज खाइए, ठीक है। कल हम फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। 10:30 से